दिनेश असवाल, डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। आप सभी का आज का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020 WMD 2020 में आपका स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम स्पेशली स्कूल टीचर्स के लिए है और मेरे साथ में डॉक्टर रीना शर्मा है जो हेड HRD नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो है लेंथ डायमेंशन में मेट्रोलॉजी। नमस्कार। तो जैसे आपको पता है कि आज का दिन बहुत खास है, खास दुनिया के लिए है जब हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। जो मेजरमेंट है वो की पार्ट है लाइफ का। चाहे हम घर में हो, हमें सुबह दूध की मात्रा मेजर करनी है या घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी शुगर लेवल टेस्ट करनी है या ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है या ज्वेलरी खरीदनी है तो फिर उसकी कैरेट प्योरिटी देखनी है, वो शक सुबह नहीं होनी चाहिए। तो जो मेजरमेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है और इसके लिए मैं मैडम रीना शर्मा जी से सवाल पूछता हूँ कि जो ये BIPM है ये क्या है और NPL का BIPM से क्या रिलेशन है? BIPM एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का कार्य है कि समस्त विश्व में जो मापतोल होते हैं उनका समन्वयन करना, मतलब कोऑर्डिनेशन करना। तो हर कंट्री, हर देश में, जैसे NPL इंडिया में है, हर देश में इस तरह से एक राष्ट्रीय मापिकी संस्थान रहता है जिसको नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट कहते हैं। BIPM के यहाँ से हमारी जो SI मात्रक यूनिट हैं, SI यूनिट्स हैं, उनकी परिभाषाएं वहाँ CIPM एक कमेटी है उससे निर्धारित होती हैं और उन परिभाषाओं को हमें आम मापतोल तक किस तरह पहुँचाना है इसका कार्य अलग अलग NMI करती हैं। लेकिन BIPM इन सबका समन्वय करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट यानी कि पारस्परिक पहचान संबंध के तहत इन सबकी जो मापन है एक देश से दूसरे देश में एक तुलनात्मक रूप में हो और सबको स्वीकार हो, इसके लिए BIPM का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जी वो क्या कहना चाह रही हैं कि जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं हम लोग हाई स्कूल में तो हमें हमेशा ये बात करते हैं कि SI यूनिट पढ़ा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। उसके अंदर जो बेसिक 7 यूनिट हैं वो हैं आपकी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडेला। और दुनिया में हम कोई भी मेजरमेंट कर लें वो फाइनली इन 7 SI यूनिट पे आके टिकती है। और जो ये 7 SI यूनिट है इसका निर्धारण जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर करता है और वो जो मेजरमेंट वहाँ पे हुए हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया के अंदर वो जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में आते हैं और वो जो मेजरमेंट इंडिया में आते हैं NPL में आते हैं उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड या नेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं मेजरमेंट को। उसके बाद हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मेजरमेंट जो है हम देश भर में फैलाएं। तो उसके लिए जो नेटवर्क होता है वो होता है लीगल मेट्रोलॉजी का और एनेबल्ड एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज का। तो इन दोनों के तहत जो है पूरी मेजरमेंट जो है पूरी कंट्री में चली जाती है। तो मैडम आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि लोगों को कितना ज्ञान है कि जो मेजरमेंट है ये हमारे देश तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? ज्ञान की अभी भारतवर्ष में थोड़ा सा कमी है इस क्षेत्र में। जो कंपनियां जब ISO 9000 वगैरह के लिए जाती हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि ये ट्रेसेबिलिटी को देखना है, तो वो आ जाता है। लेकिन जो अभी हमारे बहुत छोटे स्तर पे, माइक्रो लेवल पे जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें इस ज्ञान को लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनको अभी जो हमारा नारा है वोकल फॉर लोकल, तो लोकल को अगर हमें ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट तक ले जाना है तो हमें जन जन में जो छोटे से छोटा भी कारीगर है उसमें ये बात बैठानी है कि जो भी नापतोल आप कर रहे हैं इसको अगर आप एक स्टैंडर्ड से ट्रेसेबल करेंगे तो आपका जो भी कुछ आप बना रहे हैं ये एक बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ सबको एक्सेप्टेबल होगा। तो ये ज्ञान अभी पिछले कुछ वर्षों में कुछ इसमें NPL ने और बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस ने काम भी किया, लेकिन अभी इसमें बहुत काम की जरूरत है। ये जन जागरण की अभी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अभी ये ज्ञान की थोड़ा कमी है भारतवर्ष में।
तो जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं हाई स्कूल में, हम उनको एमएलटी सिखाते हैं, यूनिट के बारे में सिखाते हैं, और जब हम ये चीज़ सिखाते हैं तो हम खाली इसलिए सिखाते हैं कि बच्चा जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो सवाल हैं सारा सही आंसर कर दे और उसको 100 में से 100 नंबर मिल जाए। लेकिन जब उस बच्चे से ये पूछा जाए कि भाई आपने तो किलोग्राम तो पढ़ लिया, और जो आटे की थैली आई है, ये जो चावल की थैली आई है 10 किलोग्राम की, उसमें ये बता दो कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। अगर मैंने कोई 10 किलोग्राम का सामान लिया या 1 लीटर दूध की थैली ली, उसका मेजरमेंट किया, तो क्या एग्जैक्टली 1 लीटर आएगा? 1000 ml प्लस 10 ml होगा, 50 ml होगा, कितना होगा? तो जब तक हम ये प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि जो मेजरमेंट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, प्लस माइनस कितना वो वेरी कर रहा है, तो तब तक हमको ये बात आगे समझ में नहीं आई। तो ये जब मैं जापान में था करीब करीब 2 दशक पहले, 1997-99, तो बच्चों को पेपर में कम और प्रैक्टिकल में ज़्यादा सिखाते थे। तो बच्चों को समझ में आता था कि किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, मीटर का मतलब क्या हुआ, समय का मतलब क्या हुआ, और उसको वो अपनी डेली लाइफ में लेके आते थे। अब जैसे इंडिया के तहत जिनके पास ये लैपटॉप है, जिनके पास भी मोबाइल है, आप थोड़ा www.nplindia.in पे लॉग इन कीजिए। उसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आएगा, उसके ऊपर से एक छोटी सी स्ट्रिप है, आप उसको क्लिक कीजिए। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी क्लॉक का टाइम है और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें कितना फर्क है। तो कई जगह ये देखा गया कि वो 100 सेकेंड, 150 सेकेंड, ये तो फास्ट है स्लो। तो ये जब वेरिएशन जब आता है तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारी दिक्कतें आती हैं। तो टीचरों के हिसाब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि ये हम ये समझाएं बच्चों को कि जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के साथ में जो पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर्स आती हैं, आपके पास में रैंडम एरर्स हैं, आपके पास में सिस्टमेटिक एरर्स हैं, इन सब एरर्स को हम कैसे ध्यान में लेके आएं और कैसे हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। तो आप लेंथ में काफ़ी एक्सपर्टीज की है, तो आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि जो लेंथ है, जो अनसर्टेनिटी, वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? लंबाई मापन या लेंथ की जो मेजरमेंट है, ये हमारे शुरू में जब बच्चा जन्म लेने से पहले अल्ट्रासोनिक से वहाँ से मेजरमेंट शुरू हो जाता है कि बच्चे का साइज क्या है, बच्चे की बोन का साइज क्या है, वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलता ही जाता है, चाहे हम इसमें कोई गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा इसका बहुत योगदान है। और अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो वो गूगल करेंगे, नासा का एक ऑर्बिटर फेल हुआ था, अगर उसमें उसके पास जाएंगे कि उसमें मेट्रोलॉजी का क्या रोल था, तो वहाँ पाएंगे। क्योंकि कहीं भी कोई भी, चाहे वो एरोप्लेन है चाहे गाड़ी है, कई बार क्या होता है कि पार्ट जब आपस में फिक्स होने हैं तो डायामीटर में अनिश्चितता हमने कम कर ली, तो इतनी कम हो गई कि वो फिट तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रिक्शन रह गया, तो वो हीट होते 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 पूरी व्हीकल के फेलियर का कारण बन सकता है। तो इस तरह से अगर हम सोचें तो मापन की अनिश्चितता की मतलब नापना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, नापने में उसकी अनिश्चितता कितनी हम कम कर सकें वो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी सर ने बात किया कि हम उसमें प्लस माइनस कितना है, अगर हमें उसका ज्ञान हो कि कितना अच्छे से हम उसको नाप पाएँ तो होगा। अब लंबाई मापन मान लो बच्चे करते हैं, अपनी स्केल से करते हैं, तभी हम उनको ये सिखा सकते हैं कि बच्चों इसमें क्या-क्या एरर सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे सभी को मालूम है कि थर्मल एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल मटेरियल एक्सपेंड करते हैं। तो अगर हम डिफरेंट मटेरियल पे एक्सपेंशन कर रहे हैं तो स्केल भले सेम हो, लेकिन अलग-अलग मटेरियल का क्योंकि एक्सपेंशन अलग-अलग होगा, तो उनमें एरर अलग-अलग आएगी। अगर स्टील का स्केल है तो अलग होगी, प्लास्टिक का स्केल है तो अलग आ जाएगी। तो इस तरह से उसके सोर्सेज कि हम किस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, किस तरह से हम देख रहे हैं, थोड़ा भी स्केल टेढ़ा पकड़ा तो कोसाइन एरर आ जाएगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हम बच्चों को शुरू से अगर मेजरमेंट की सिखाएँगे कि इसमें ये अनिश्चितता के कारण हो सकते हैं, तो कल को जाके चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे साइंटिस्ट बने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे इस मापन को अगर वो ठीक से करेंगे, तो जो भी तकनीकें वो विकसित करेंगे,
जो भी चीजें करेंगे वो भारत को आगे ले जाने में सहायक होगी। ये अब आजकल जो है कोरोना वायरस की हर एक आदमी बात कर रहा है। जो कोरोना वायरस का जो साइज है वो रफली 100 नैनोमीटर के आसपास है, 90 टू 130 नैनोमीटर के बीच में। अब उसको मेजर कैसे करें? तो इसके लिए जो है टेक्निक्स हैं। जो एटम है, एटम का साइज 0.1 नैनोमीटर होता है। जो वायरस है उसका साइज 100 नैनोमीटर के आसपास है। फिर आपकी बैक्टीरियाज हैं, फिर और बड़ी साइज में आ जाओ तो आपके सेल्स हैं। इन सबको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोपी यूज करनी होती है, और माइक्रोस्कोपी के अंदर हमको इंश्योर करना पड़ता है कि जो साइज हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं वो वही साइज। उससे जो डायमेंशन की मेट्रोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी में हर जगह ये इंपॉर्टेंट है कि हम उनके साइज का सही निर्धारण करें। जो चीज़ 2 नैनोमीटर की है और जो चीज़ 10 नैनोमीटर की है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए जो मेजरमेंट है वो हर जगह इम्पॉर्टेंट है, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे डेली लाइफ हो, चाहे आपको रॉकेट भेजने हो या चंद्रयान भेजना हो, मंगलयान भेजना हो। तो जो मेजरमेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है, और देश को अगर आगे बढ़ना है तो ये मेजरमेंट हमको बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था इसके अलावा कि जब टीचर लोग पढ़ाते हैं बच्चों को मेजरमेंट के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो सिलेबस में है, ऐसा यूनिट अभी भी सिलेबस में है, तो उसको थोड़ा ध्यान से वहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी जैसे सभी को मालूम है, टीचिंग स्किल्स में टीचर्स को भी पता है कि जो हम सुनते हैं उससे ज़्यादा हम वो सीखते हैं जो हम देखते हैं, जो हम देखते हैं उससे ज़्यादा हम वो सीखते हैं जो हम करते हैं। यानी कि अगर उसको प्रैक्टिकल रूप में मेजरमेंट को कराया जाए और वहाँ पे उसको करा के वहाँ पे उसकी अनिश्चितता वगैरह सिखाई जाए, तो प्रैक्टिकल का प्रतिशत अगर देखा जाए तो जहाँ तक हो सकता है मेरी सूचना थोड़ी ठीक ना हो, पर जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि पहले फिर भी बच्चों को खेल-कूद से और प्रैक्टिकल से ज़्यादा सिखाते थे। आजकल प्रेशर इतना बढ़ गया है सिलेबस पूरा करने का कि प्रैक्टिकल कम होते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है कि स्कूल्स में प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब हम करते हैं तो उसको हम और अच्छा सीखते हैं। तो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाना, दिखाना और कराना, तीनों टेक्निक का, टीचिंग टेक्निक्स का अगर हम मिक्स करेंगे तो हम बहुत अच्छे से बच्चों को ये चीज़ें समझा पाएँगे। और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो 2 टाइप की एरर्स आती हैं। एक है आपका रैंडम एरर्स, और एक होती आती है सिस्टमैटिक एरर्स। जो रैंडम एरर्स है उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं और उन सब का हम एवरेज ले लेते हैं, तो रैंडम एरर्स हमारी सहायता खत्म हो जाती है एवरेजिंग के बाद। जो सिस्टमैटिक एरर है उसका हमको कॉज ढूंढना पड़ता है, और जो मेजरमेंट है उससे फाइनली हमको उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है। तो जो एरर्स हैं वो हमारे मेजरमेंट में हमको पता करनी पड़ेगी। तो कोई आप एक एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें कि सिस्टमैटिक एरर लोग बता सकें आपकी वही कैसे? मान लीजिए हम कोई लंबाई मापन कर रहे हैं, उसको हम किसी या तो स्केल से करते हैं या हम हो सकता है वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर भी आजकल सब जानते हैं, उनसे कर रहे हैं। तो एक जो हम जब सिखा रहे हैं प्रैक्टिकल स्कूल में, तो एक तो होता है कि हाँ, इसका मेज़रमेंट लिया, इसका मेज़रमेंट लिया, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। आईवीडी कर रहे हैं तो आई वर्सेस वी, वोल्टेज वर्सेस करंट कर लिया, ओम्स लॉ निकालने के लिए वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने बच्चों को ये आदत डाली कि ये जो मीटर आप यूज़ कर रहे हैं, पहले ये देखिए कि इसकी अपनी एरर कितनी थी, वो कहीं किसी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट उसके साथ जो आया है उसमें होगी, फिर उसको निकाल के क्या हम उसका करेक्शन लगाना उनको सिखा रहे हैं कि हाँ, इसके लिए आपको पहले करेक्ट करना है अपनी वैल्यूज को। मान लीजिए आपका 1 वोल्ट दिखा रहा है और 1 वोल्ट में उसमें एरर दी गई थी कुछ, से 0.1 वोल्ट, तो क्या हम उस 0.1 वोल्ट को हम करेक्ट करके वो वैल्यू दिखाते हैं, या हम जो रीडिंग आई 1 वोल्ट ही दिखा देते हैं? अगर हम जो रीडिंग आई वही दिखा देते हैं और उसमें वो करेक्शन नहीं लगाते हैं, तो ये गलत है।
तो ये शुरू से ही अगर हम ये इम्बाइब करेंगे कल्चर कि भाई जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो भी एरर अभी मालूम है हमें कि इसमें है, सिस्टमेटिक एरर है, उस एरर को अगर हम करेक्ट कर लें पहले, जितने करेक्शन हम लगा सकते हैं एरर के, वो हमें करेक्ट करने हैं। फिर जो रह जाएगा वो हमारा रैंडम एरर और रैंडम इफेक्ट या बाकी जो अनकंट्रोलेबल पार्ट है वो रह जाएगा। उसको हमें उस मापन की अनिश्चितता में लेना है। उन सबको मिला के एक तरीके से उसकी अनिश्चितता आ जाएगी। तो अगर हम ये 2 आदत डाल दें कि जो इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं उनकी एरर्स को पहले जानना है और उनकी एरर्स को करेक्ट करना है और फिर हमारे मेजरमेंट को जानना है, उस पे कौन सी चीज प्रभाव डाल सकती है और उनकी वजह से क्या अनिश्चितता हो सकती है उसकी गणना करनी है। तो हम शुरू से ही एक आदत डाल देंगे कि हाँ, हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक्यूरेट होगा और एक्यूरेट में कितनी अनिश्चितता है वो हमें पता चल जाएगी। अगर इस तरह से हम सिखाएं तो एक बहुत ही अच्छा हम बच्चों को तैयार कर पाएंगे इस चीज के लिए। तो जैसे आपने कहा, तो बहुत पहले जब मैं स्कूल में साइंस करता था और मेजरमेंट करता था, तो एक बार मैंने क्या देखा कि एक बीकर के अंदर कुछ मास था मेरा, और उसको मैंने मेजर किया और उसकी एक वैल्यू आई। फिर दोबारा कुछ 10-15 मिनट बाद फिर मेजर करना था, मेजर किया, अलग वैल्यू आ गई, थोड़ी बड़ी हुई आ गई। फिर कुछ देर बाद और मेजरमेंट किया तो कुछ और बड़ी हुई वैल्यू आ गई, और देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसका वजन बढ़ता जा रहा है। तो क्यूरियस हुआ था मैं और मेजर करता रहा, तो किसी टाइम पे जाके उसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो मैंने अपने कलीग से पूछा, भाई ये वेइंग बैलेंस इतना गंदा बिहेवियर क्यों करता है? पहले तो बढ़ाता है और बाद में सैचुरेट हो जाता है। तो दोस्त ने बोला कि हाँ, कई बार हो जाता है, ये मशीन ठीक नहीं होती। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था उससे। बार बार मैं उस बीकर को देख रहा था। फाइनली मैंने क्या देखा कि बीकर के अंदर हल्का सा कुछ गीलापन है। तो जो मटेरियल था, मैंने फिर मटेरियल चेक किया, उसकी प्रॉपर्टी देखी मैंने। बाद में मालूम पड़ा कि वो जो है हाइग्रोस्कोपिक। तो जब शुरू में था, तो जब मैंने बॉटल से निकाला उस टाइम तो ड्राई था, उसका अपना वजन आ गया। कुछ देर बाद उसने मॉइस्चर पिकअप किया, वजन बढ़ गया, मॉइस्चर पिकअप किया, वजन बढ़ता गया, और जब पूरा मॉइस्चर पिकअप कर लिया तो सैचुरेशन बढ़ गया। तो अगर हम वेट की मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो देयर इज सिस्टमैटिक एरर। वो सिस्टमैटिक एरर क्या है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द सब्सटेंस। तो फिर बाद में क्या किया हमने, इस कर्व से मैंने निकाला कि इसकी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। तो जब वो निकाली, उसे जब सब्ट्रैक्ट कर लिया टाइम के साथ में, तो देखा कि आपका एकदम इकट्ठा फ्लैट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बढ़ता हुआ कर्व था उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी टाइम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मास आपका कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब जो सिस्टमेटिक एरर थी मेरी, मैंने सिस्टमेटिक एरर उस मास मेजरमेंट से निकाल दी। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन ये डेली लाइफ में हमको करना पड़ेगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सर, इसी एग्जाम्पल से याद आया कि हाल ही में जो एसआई यूनिट को मॉडिफाई किया गया, अब ये ही एक कारण था कि मास का जो मात्रक था 1 किलोग्राम, वो आर्टिफैक्ट बेस्ड था अभी भी। तो वो भी समय के साथ इम्प्योरिटी उससे एब्जॉर्ब हो जाती थी, तो माइक्रोग्राम लेवल का उसमें फर्क आने लगा था। तो इसलिए ये जरूरत पड़ी कि मूलभूत सिद्धांत पे आधारित हो। तो आप तो गए ही थे बीआईपीएम में, वोट किया उसके लिए कि भाई इंडिया ने भी वोट किया, इंडिया ने हाँ में वोट किया। इंडिया ने जब बीआईपीएम में इसका निर्धारण हो रहा था, सब कंट्रीज की वोटिंग थी, तो भारतवर्ष से हमारे निदेशक वहाँ गए थे डॉक्टर आसवाल, तो इन्होंने भी वोट किया। तो इसीलिए ये जरूरत पड़ी कि उसको एक मूलभूत सिद्धांत यानी कि प्लैंक कांस्टेंट पे आधारित होना चाहिए, और उसके लिए किबल बैलेंस अब प्रयोग होगा। तो उसकी परिभाषा में एक मूलभूत परिवर्तन मास की परिभाषा में आना पड़ा। तो ये छोटी छोटी चीजें हम बचपन से जो सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक बहुत बड़े विज्ञान के विषय का कई बार आधार बन जाती है। और उससे आगे मेजरमेंट में अगर देखें तो वो माइक्रोग्राम बहुत महत्व रखता है, जहाँ हम फार्मास्यूटिकल वगैरह करते हैं। तो इतनी चीज को अगर हम ध्यान में रखने की आदत डालते हैं, तभी हम छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से कहीं बड़े लेवल पे पहुंच पाते हैं। और याद आया कि एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि जो ये चिप्स होते हैं, हम जिसको हम खाते हैं, बहुत कंजम्पशन होता है, 10 ग्राम का होता है, सबको पता है, हवा ज़्यादा होती है उसके अंदर।
पर उसके अलावा जो एक्चुअल में जो वजन होता है वो 1 आध ग्राम कम होता है ना। वो 1 ग्राम पढ़ने के लिए हमारे पास में कोई टेक्निक नहीं होती है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास है उसमें। अब आपको पता है कि एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट क्या होती है, 20 रुपये तो कम से कम होती है। आपको 1 ग्राम कम मिला तो 2 रुपये आपके गए। लेकिन किसी ने मुझे हिसाब दिया कि करीब करीब इंडिया में 1 करोड़ पैकेट खाए जाते हैं। तो 1 करोड़ पैकेट तो कोई बड़ी बात नहीं, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ पैकेट निकल भी तो क्या हो। क्वेश्चन वहां नहीं है। 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ इंडिया ने खत्म कर दिए बिना किसी चीज के। खाली हमको वजन नहीं आता है, इसलिए इंडिया ने पर डे 2 करोड़ रुपया नुकसान कर दिया। तो नुकसान किसका हुआ? देश का नुकसान हुआ। पैसा कौन लेके गया? जो मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस ढंग से अगर हम लुटते रहे अगर देश में तो गलत बात तो है। इसलिए हमको इस मेजरमेंट के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। फिर कई बार क्या होता है कि हमारी जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं जो आपका ब्लड शुगर नापती हैं, तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो सुबह सुबह रोज जॉगिंग क्या कर रहे थे। बोला यार आजकल जो है मेरा शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, हमेशा 110 115 के आसपास होता है। अब सारी लैब बहुत अच्छी नहीं है, तो एक दिन मैंने इनको ये पूछा कि जब वो सिस्टर आपका ब्लड लेती है तो क्या आपसे सवाल पूछती है? बोला मैंने कभी ध्यान दिया नहीं है। तो मैंने अपनी बार ध्यान दिया, अगर वो पूछेंगी आपसे जब आप ब्लड लेती होंगी, शी विल टॉक नाइसली, स्वीटली बात करेंगी। बाद में जस्ट पूछती हैं कि आपको कोई दिक्कत है क्या? तो आदमी पहले बोलता है कि मेरे को शुगर है। तो ये मान के चलिए कि जब शुगर है आपने बोल दिया, तो उन लैब में आपका शुगर हमेशा बढ़ा हुआ ही आएगा, चाहे आपका शुगर वाकई कम हो। तो मैंने अगली बार बोलना कि नहीं, मैं थोड़ा सा रूटीन चेकअप के लिए जा रहा हूँ और देख लेना, वैसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, अगले दिन आया बहुत खुशी से हो गया, सर मेरा जो है या दोस्त मेरा जो है आज जो ब्लड प्रेशर जो है, जो शुगर लेवल है वो आज 100 के नीचे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि अगर आपको परेशानी है और आपको शुगर टेस्ट करना, तो जाएंगे ही जाएंगे टेस्ट कराने के लिए। उनको पैसे चाहिए, आपको एक पेशेंट मिला हुआ जो रोज आ रहा है, उनको क्या दिक्कत था उसके लिए? तो इसके लिए जो एक कंसेस होनी चाहिए कि कब हम जाके पूछते हैं कि भाई जो आपने मेजर किया उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, और ये हम कभी नहीं पूछते हैं उनसे। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि खुद हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है। हम जो उनको पैसे देते हैं उसके भले ही झगड़ा कर लेंगे कि आपने 200 रुपये ज्यादा ले लिए, 100 रुपये ज्यादा लिए, लेकिन कभी ये नहीं पूछते हैं कि जो ये क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट है वो कहाँ है। तो ये हमको छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। और ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है, जैसे मैडम रीना शर्मा ने बताया कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत भी उसका एक मेंबर है, और एज ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। हर साल जाके हमारी मीटिंगें होती हैं BIPM के अंदर अक्टूबर के महीने। उसमें देश से जुड़े हुए बहुत सारी बातों पे डिस्कशन होता है। इंडिया के बारे में थोड़ा ये रहता है कि हम लोग मेजरमेंट को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी हमको देनी चाहिए। और जिस दिन हम मेजरमेंट को तवज्जो देने शुरू कर देंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे, कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, आसानी है। तो जिस दिन हम उसको अपने माइंड सेट में बिठा के रख देंगे, कई चीजें होंगी। एक तो जो हमारा जो ओवरऑल साइकोलॉजिकल व्यवहार है वो परफेक्ट होने की तरफ चला जाएगा। नंबर 2, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम उनको लेके आएंगे और वो वर्ल्ड क्वालिटी के बनेंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हम अपने प्रोडक्ट उस क्वालिटी के बनाएं कि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री उसको खरीद ले। तो ये जब हम करेंगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो मोटी मोटी बातें हमने समराइज कर दी हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर है जो मेजरमेंट की बात करता है, उसका एक मात्र उद्देश्य है फॉर
ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम, ये उनका टैगलाइन है कि सभी लोगों के लिए, दुनिया के, और हर समय, आते समय तक, जब भी दुनिया रहेगी तब तक मेजरमेंट रहेंगे। उसको हर देश में लाया जाता है उनकी एनएमआई से। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनएमआई है इंडिया की, और वो मेजरमेंट हम इंडिया में लेके आते हैं। उसके अलावा डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से, लीगल मेट्रोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की तरफ से और एनईबीएल की तरफ से हम इन मेजरमेंट्स को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि इस मेजरमेंट के बारे में स्कूलों में जितना पढ़ाया जाना चाहिए था उतना नहीं पढ़ाया जाता। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि सारे सिलेबस में थोड़ा सा और इसके बारे में बताया जाए कि मेजरमेंट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने करीब करीब आधा घंटा बात कर ली आप लोगों से, और हम चाहेंगे कि आप आपके जो प्रश्न हैं अगर हमें मिले तो हम उनका आपको जवाब दे सकेंगे। मेरे को दे दो क्वेश्चन दे दो। तो जो सवाल आया हुआ है, एक सवाल तो ये कि व्हाई वी आर नॉट एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग रेनफॉल प्रिडिक्शन। इसी जो एटमॉस्फेयर का जो मॉडलिंग है वो कॉम्प्लेक्स मॉडल है, और आप ये देखेंगे कि आज से जो 10 साल पहले जो मॉडल थे उनके कंपैरिजन में आज के मॉडल बहुत अच्छे हैं। बहुत हद तक हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। एंड मैं दिल्ली में देखता हूँ जिस दिन हमारा प्रिडिक्शन आता है कि आज रेन होगी, उस एग्जैक्ट उस टाइम पे नहीं होगी, लेकिन आगे पीछे 2-4 घंटे आगे पीछे हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जो रेन का जो प्रिडिक्शन है ये प्रोबेबिलिटी है, 10%, 20%, 30%, 40%। तो लेकिन जो विद इन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप एनालिसिस करेंगे उसके, तो प्रिडिक्शन इतनी गलत नहीं है। दूसरा सवाल है व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट। अब इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद में भी अगर आप पूछेंगे मेजरमेंट क्यों चाहिए, तो मेजरमेंट हर जगह चाहिए। आपको अपना वजन नापना है, आप इंडिया की 10 वेइंग मशीन पे अपना नाप कीजिए, बहुत वेरिएशन मिलेगा। और जहाँ पे क्रिटिकल है, जैसे मैंने आपको पोटैटो चिप्स का एग्जांपल दिया था, कितना लुट जाते हैं। जो गोल्ड की ज्वेलरीज हैं, जहाँ पे कि टोटल 10 ग्राम 15 ग्राम का होता है, उसमें अगर 2-3 ग्राम अगर आपको कम दे दिया तो इनफैक्ट कम ही मिलता है। जो आप अगर धन की रेप्यूटेड ज्वेलरी सब पहने जाए, उसकी प्योरिटी कितनी है। आपने 22 कैरेट खरीदा, क्या पता आपको 22 कैरेट खरीदा। और मेरे साथ एग्जाम्पल है अपनी, 5 साल पहले मेरी वाइफ ने कुछ ज्वेलरी खरीदी थी 22 कैरेट। अभी बिटिया की शादी थी, उसके लिए हमने रीमेल्ट किया उसको, और जब उसको मेजर किया तो वो 18 कैरेट की रह गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पे किया था उसको खरीदने के लिए तो 22 कैरेट के हिसाब से पे किया, और जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो 18 कैरेट के हिसाब से बेच रहा हूँ, तो वहाँ नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान मेकिंग का नुकसान हो गया। तो बहुत सारी आपकी नुकसान इसमें हो जाते हैं। तो मेजरमेंट तो एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ईच स्टेप ऑफ लाइफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। और इस बात तो है ही वैश्विक व्यापार के लिए मापन थीम। जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरा कंट्री हमें डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज कर लेगा, अगर हम उसको मेजरमेंट करके टेस्ट करके ये नहीं बता पाएंगे कि आप हमें गलत सामान दे रहे हैं। तो मेजरमेंट तो बहुत जरूरी हो ही जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर। दूसरा कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट 1 मीटर स्टैंडर्ड विद विच वी कैन कैलिब्रेट अदर स्टैंडर्ड। तो जो मीटर एनपीएल के पास में है, ये एनपीएल डिस्ट्रीब्यूट करता है लीगल मेट्रोलॉजी के थ्रू 5 रीजनल रेफरेंस लेबोरेटरीज में। वो 5 रीजनल रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं आपके पास में, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, अहमदाबाद और बैंगलोर। और इन 5 से हर एक स्टेट में, ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके पास में एक कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर होता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो मापन है वो एकदम सही हो। तो जो मीटर और किलोग्राम है वो आपको कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। और कई बार तो देखा भी होगा कि जो पेट्रोल पंप में जो आप जब 10 लीटर खरीदते हैं तो आपको 10 लीटर नहीं मिलता। उसका रीजन ही फिर मेजरमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही है।
What is the effect of society on meteorology? What is step to be taken by the people for better meteorology? मेट्रोलॉजी एक साइंस है। उस साइंस में हमको इंश्योर करना होता है कि जो हमने मेजर किया वो एक्यूरेट है कि नहीं, और उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। वन हैज टू गो टू द कैलिब्रेटेड accredited laboratories or either of NABL or of the government। आप देखेंगे कि इंडिया के अक्रॉस कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज हैं। तो आप NABL की अगर वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहां पे कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी मिलेंगी जो करीब करीब 5600 इन नंबर्स है। तो सोच लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में वो फैली हुई है। उसके अलावा सारी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं उनकी अपनी लेबोरेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उनकी अपनी लेबोरेटरीज हैं। तो अगर आप देख के चलेंगे तो इस इंडिया के अंदर करीब करीब 4 लाख लेबोरेटरीज हैं। तो हमको उनके साथ में तालमेल करके अपने मेजरमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है। विच कंपोनेंट कम अंडर मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी के अंदर सब कुछ आता है। आपका वजन, आपकी लंबाई, आपका टाइम, हर एक चीज, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, लाइट, हाँ इलेक्ट्रिकल लाइट, ये सारी आपकी आती हैं। कई बार जो है नई नई ट्यूबलाइट आती हैं, कई बार कहा जाता है कि इनमें यूवी लाइट है, और यूवी लाइट वाला अगर आपने लगा दिया तो आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट इज द मोर एक्यूरेट फॉर वेइंग सिंपल बैलेंस मशीन और डिजिटल वेइंग एंड मशीन? किसी एनालॉग और डिजिटल में मत जाओ, चीटिंग तो कहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का या 10 ग्राम का या 1 ग्राम का जो वेइंग होता है उसको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा था कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जरूर होगा, उससे कंपेयर करा करके बताइए। या आपको अगर शॉप में अगर दिक्कत आ रही है तो आप उनको फोन भी कर सकते हैं, उनके पास में लीगल पावर होती है ऐसे लोगों को दंडित करने का। Why दिल्ली मोर पॉल्यूटेड देन अदर कंट्री? दो चीजें हैं। एक तो जब पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के सोर्सेज होते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं तो उसका इमिशन आता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उसका पोल्यूशन आता है, तो थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो पोल्यूशन हम मेजर कर रहे हैं, क्या हम सही मेजर कर रहे हैं? अभी जब लॉकडाउन था कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई कार नहीं चल रही थी, फिर भी जो PM 2.5 है वो भी जो है हजार्डस रेंज में दिखा रहा था। इसका मतलब जो पोल्यूशन मेजरिंग इक्विपमेंट हैं उनकी कैलिब्रेशन में भी इश्यू हो सकते हैं, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो दोनों फैक्टर हैं, पोल्यूशन है भी और मेजरमेंट सही है या नहीं वो भी। Why importance of meteorology in our daily life is not included in our school system? Why का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ये ब्रिटिश से अडॉप्ट करी हुई है उस जमाने के लिए, और मेरे हिसाब से उनको अपने हिसाब से उन्होंने सिलेबस बनाया था ना। अभी हम 75 साल के हो गए हैं इंडिया, तो अब ये जरूरी है कि हम मेट्रोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को, नॉट ओनली एक्सपेरिमेंट या टेक्स्ट बुक्स, डेली लाइफ में मेजरमेंट को कैसे इम्प्लीकेट करें वो भी सिलेबस में हमारे आना चाहिए। हाउ कैन वी मेक ए साइंस लेबोरेटरी एट होम? आप जो आपको सामान खरीदना है उसे मार्केट में ले लीजिए और बना लीजिए। इनफैक्ट जो मोस्ट ऑफ द डिस्कवरर्स हुए हैं उनकी लेबोरेटरी हमेशा घर पे ही हुई है, और जो साइंटिस्ट होते हैं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से जो खेलते हैं वो अपने घर पे ही करते हैं। तो इनफैक्ट जब मैं छोटा बच्चा था और हमारे घर में रेडियो आया था, तो गांव में तो सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन समय मेरे मन में हुआ कि क्या मैं इस रेडियो का जो स्पीकर बाहर निकाल के दूर कहीं लगा सकूं। वो किया था, सक्सेसफुल हो गया। तो लोग आते थे, देखो कुछ ही नहीं किया था,
इस पे निकाल के दूर जाकर लगा दिया था। तो एक्सपेरिमेंटेशन है, आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए जिसके अंदर कि आप उनको इम्प्लीमेंट करने की गुंजाइश रखें। सर एक प्रश्न यहाँ सामने आ रहा है, बीपी अपरेटस मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेशन की जरूरत है क्या पीरियडिकली? हाँ, कोई भी इक्विपमेंट दुनिया का ऐसा नहीं है जिनको कि पीरियोडिक कैलिब्रेशन ना चाहिए, कि जैसे जैसे समय बीतता है वेयर्स एंड टीयर्स आती हैं, उसका जो है इफेक्ट आपकी मेजरमेंट सिस्टम में आता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि उस डॉक्टर के पास मत जाना, क्योंकि अगर उसके पास जाएंगे तो आपको बीपी निकल आएगा। अब दो रीजन होते हैं, या तो डॉक्टर खतरनाक है, उसको देख के आपको डर लगता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है, वो मेजर करता है तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसकी बीपी मशीन कैलिब्रेटेड नहीं होती, हमेशा हाई रीड करती है, तो जो भी उस डॉक्टर के पास जाएगा उसका बीपी हाई मिल जाएगा, चाहे उसका बढ़े ना भी। तो बीपी मशीन में कैलिब्रेशन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है सर सामने, कोविड-19 के रेफरेंस में पूछ रहे हैं कि कैलिब्रेशन की क्या महत्ता है? हाँ, अभी बहुत सारी किट आ रही है, ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे हम उसको मेजर करते हैं, दैट इज ऑलरेडी RT-PCR, वो परफेक्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अब वो टेक्नोलॉजी ठीक है कि नहीं, तो जब तक मेजरमेंट नहीं होंगे हम कैसे बताएंगे। और वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल जो इंडिया ने चाइना से किट मंगाई थी, टेस्टिंग किट, रैपिड टेस्ट किट, और जब राजस्थान में 200 पेशेंट पे उनको टेस्ट किया गया, पॉजिटिव पेशेंट पे, ओनली 5% वेर फाउंड टू बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि 95% तो गलत थे उसके अंदर। तो इसलिए टेस्टिंग का, मेट्रोलॉजी का तो मीनिंग तो ही है। एक और कोई पूछ रहे हैं ये, कैन द इंस्ट्रूमेंट बी मेड विद जीरो एरर, विदाउट जीरो एरर? इसको जीरो एरर को कम कैसे कर सकते हैं, ये पूछना है। कैन वी अवॉइड जीरो एरर इफ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंस्ट्रूमेंट विदाउट जीरो? देखो, एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट कभी बन नहीं सकते हैं आप। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वेर यू कैन हैव ए जीरो एरर। एरर जीरो खाली SI यूनिट्स में है। तो जो एकदम रेफरेंस है वो है आपकी SI यूनिट, जो मैं 7 SI यूनिट आपको बताई थी, उसके अंदर उनमें एरर जीरो मानी गई है, दे आर परफेक्ट। एंड उसके बाद जब भी हम मेजर करेंगे उसमें आपकी अनसर्टेनिटी आपकी बढ़ती जाएगी। एक प्रश्न जिन्होंने भी पूछा है, वेट मैनेजमेंट सिस्टम ग्रास रूट लेवल, ये तो पूरा समझा ही दिया है कि किस तरह से प्राइमरी स्टैंडर्ड से लीगल मेट्रोलॉजी के थ्रू हम ग्रास रूट लेवल तक मेजरमेंट को इंश्योर करते हैं। इसका तो जवाब आ ही गया है। हाँ, ये टीचर के लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। What should I do as a teacher to bring my students to MPL to show them the platinum iridium rod placed in MPL? आप NPL में आइए और मैडम रीना शर्मा हेड HRD आपको चिट्ठी लिखिए, और वो आपको जो है खाली रॉड नहीं दिखाएंगी, पिटाई नहीं करेंगे उससे, उसको आपको दिखाएंगी और दिखाएंगी कि अब ये जो रॉड है ये अब रिडंडेंट हो गया है। अब जो लेंथ जो 1 मीटर है वो स्पीड ऑफ लाइट से मेजर करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट से 1 मीटर की मेजरमेंट कैसे होती है, कितनी एक्यूरेसी से होती है, वो मैडम NPL में बता देंगी। वो आपको एटॉमिक क्लॉक कैसी होती है, उसे टाइम कैसे निकाला जाता है, कैसा इंडिया आज के दिन में टाइम में अनसर्टेनिटी के मामले में चौथे पायदान पे है, उसके अलावा इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग कैसे होती है, बायोमेडिकल कैसी होती है, जो फोर्स एंड हार्डनेस है वो कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा बता देंगे कौन कौन से प्रोग्राम है हमारे जिसमें हम हमारे यहाँ ये अवेयरनेस, जैसा हमने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जन जागरण करें, बच्चों में ये शुरू से ये आना चाहिए और उनकी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए। इसके लिए एक हमारा प्रधानमंत्री जी का एक बहुत विजन वाला एक प्रोग्राम है, जिज्ञासा मिशन, जिसमें केंद्रीय विद्यालय और CSIR के बीच में एक MOU हुआ है। उसके तहत हम बहुत सारे बच्चों को यहाँ केंद्रीय विद्यालय को हम लेटर लिखते हैं, और हमारे 3 तरह के उसमें प्रोग्राम चलते हैं। एक है टीचर साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, जिसमें टीचर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, टीचर्स आए या हम वहाँ जाके भी टॉक देते हैं उसमें, और वहाँ डेमोज भी दिखा सकते हैं स्कूल में। दूसरा है स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, एक ये है।
और एक ये है कि इन दोनों में यहाँ विजिट करें या हम वहाँ जा सकते हैं। एक तीसरा है जहाँ समर वेकेशन में, अब इस बार तो सिचुएशन अलग है, वरना समर वेकेशन में बच्चे आके कुछ दिन का 7 दिन का 15 दिन का एक प्रोजेक्ट एनपीएल के साइंटिस्ट के साथ कर सकते हैं, ताकि उनको एक इच्छा जागृत होती है, एक जिज्ञासा अंदर से आती है कि हम क्या खोज रहे हैं। और क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट जो है, शायद ही कोई नेशन होगा ऐसा जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड है कि एक सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। इसी चीज को लेते हुए बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे बताया मैंने केंद्रीय विद्यालय के लिए है। उसके अलावा भी आप हमें HRD@nplindia.org पे प्राइवेट स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, वो हमें एक मेल भेज सकते हैं। और उनके लिए अक्सर, अभी तो सिचुएशन जो रहेगी ठीक होगी, तो अक्सर हम महीने के आखिरी शुक्रवार को विजिट अरेंज करते हैं। और जिस तरह का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एनपीएल में बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ एक दिन में देखना संभव नहीं है, तो जिस तरह का इंटरेस्ट होता है उस तरह से हम एक विजिट प्रोग्राम उनका एक दिन का पूरा बनाते हैं। और वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पूरे दिन में काफ़ी चीज़ों से देखते हैं बच्चे। और उसके बाद हो सकता है कि वो समर वेकेशन में अपना उसको प्रोजेक्ट के रूप में भी करना चाहें तो आ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, टीचर्स के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। और जो स्कूल चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को ट्रेन किया जाए एक वैज्ञानिक विषय पे या हमारे एसआई यूनिट पे या मेट्रोलॉजी पे, उसके लिए भी हम उनके लिए एक प्रोग्राम बना के वो भी हम कंडक्ट करते हैं। अब इस समय में हम पहुंच नहीं पाएंगे, आप आ नहीं पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा दें। ठीक है, तो स्क्रीन पे मेरे को एक सवाल और दिख रहा है कि इज इट पॉसिबल दैट द मोस्ट प्रिसाइज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आल्सो शोज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट? वो थोड़ा मुश्किल है कि डिस्प्ले आपको अनसर्टेनिटी आप नहीं कर सकते हैं उसमें, लेकिन जो रेंज होती है वो रेंज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत बढ़िया इंजीनियर हैं तो आप करके दे सकते हैं, क्योंकि जो मेजरमेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर वोल्टेज होगी और उससे कितना ड्रिफ्ट आप कर रहे हैं, तो शायद एक और डिस्प्ले आप लगा के पॉसिबली कर भी सकते हैं। हाँ, एक और सॉफ्टवेयर आप लगा सकते हैं जिसमें आप सारे पैरामीटर्स अपने जिस कंडीशन में कर रहे हैं, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट जब इस एनवायरनमेंट में करेंगे तो फर्क रीडिंग दे सकता है, दूसरे में फर्क, तो वो सारे पैरामीटर्स वहाँ डालने पड़ेंगे तब वो कैलकुलेट कर सकता है। ऐसा हो सकता है। या कोई और प्रश्न है अभी? Computing has led to decline in manually measuring skills and concepts. How to overcome this? इसी हम थोड़ा डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे मैनुअल मेजरमेंट अभी भी होते हैं। वी टेक असिस्टेंस बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेवलप वर्ल्ड में उनकी अंडरस्टैंड किया जाता है। नाउ सिंस वी आर स्पून फीडेड कि सारा मशीन बाहर से बन के आता है, तो इसलिए हमको ये फील नहीं होता है। एंड दैट्स वाई कि इंडिया में जो इक्विपमेंट डेवलपमेंट है उसकी जो प्रोडक्शन जो रेट है वो बहुत कम है। जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी IITs हैं, इतने बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने अच्छे इंजीनियर्स आते हैं, तो हम क्यों इस देश में प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पाते? तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इस ढंग से नहीं बन पड़ा है कि हम उसको प्रोडक्शन के हिसाब से देखें। How can a layman know that gold ornament is brought to the carat in that 22 carat PCB? हाँ, अब इसके लिए हमने बहुत कोशिश करी है। जैसे आपको पता भी होगा कि NPL ने 24 कैरेट का 99.99% प्योर गोल्ड का स्टैंडर्ड बनाया है इंडिया गवर्नमेंट मिल्ट के साथ में। इनफैक्ट 2-3 साल पहले ये IAS का क्वेश्चन भी था। और अब हम 18, 20, 22 कैरेट के स्टैंडर्ड बना रहे हैं। और इसके लिए कोशिश कीजिए कि आप हॉलमार्क की ज्वेलरी खरीदें। तो हॉलमार्क की जो ज्वेलरीज है उसके जो प्योरिटी है वो दैट इज ऑलमोस्ट इंश्योर। प्रयोग के बाद काल मापन में बदलाव हुए? नहीं, कोई मापन में कोई प्रयोग नहीं हुआ है।
जो आज के दिन में जो टाइम की जो डेफिनेशन है वो है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ सीजियम एटम। और अब जो है ऑप्टिकल क्लॉक्स की बात कर रहे हैं और शायद 2026 में पहला ड्राफ्ट सेकंड की रीडेफिनेशन पे DIPM में पेश किया जाएगा। Can one course on metrology be introduced at undergraduate and level? एक्चुअली मेट्रोलॉजी हाई स्कूल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाई स्कूल में थोड़ा सा कम होना चाहिए, उसके बाद 11th-12th में और होना चाहिए, और सारे साइंसेज में या इंजीनियरिंग कोर्सेज में ये कंपलसरी होना चाहिए। आज के दिन में मेट्रोलॉजी मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट में है, बाकी जगह इसका इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है। पर मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग, साइंस, हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, इवन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी टॉट। एक्चुअली इसी को ध्यान में रखते हुए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना नहीं सिखा रहे हैं, और जैसा बताया इतनी कैलिब्रेशन टेस्टिंग लैब में इसकी बहुत ज़रूरत है मेट्रोलॉजी जानने वाले लोगों की। NPL ने एक कोर्स शुरू किया है जो 1 साल का कोर्स है, प्रिसिशन मेजरमेंट इन मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उसके बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, और ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है क्वालिटी कंट्रोल में, उनके इंडस्ट्री के लिए या हमारी टेस्टिंग कैलिब्रेशन लैब के लिए इस तरह की मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। तो NPL ने इसको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स किया है। 2 बैच हमारे निकल चुके हैं। अब 2 बैच हमने सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में किए, अब हमारा 3rd बैच चल रहा है जो अभी ACSR से PG डिप्लोमा के लिए रिकॉग्नाइज है। तो इसको हम कुछ हद तक पूरा कर रहे हैं, बाकी जैसा सर ने बताया कि होना तो हर जगह चाहिए, एजुकेशन में इन्वॉल्व होना। Why government permits poor quality instruments and tools? गवर्नमेंट नेवर परमिट। गवर्नमेंट कभी भी पुअर क्वालिटी टूल्स को मार्केट में लाना नहीं चाहती है। ये हम लोग हैं जो जानबूझ के सस्ते के चक्कर में लेके आते हैं, या फिर उसकी आड़ में हम लोगों को थोड़ा सा चीटिंग करते हैं। तो हमको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम किसी को चीट कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा भी हमको चीट कर रहा होगा। तो एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, it is better to do a fair deal, and fair deal only comes through the accurate measurement. If measurements are accurate, there won't be any cheating. तो जब टूल्स खराब होते हैं हमारे और उसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है अगर वो खराब आ गया तो उसमें सभी लोगों की चीटिंग होती है, एंड उससे प्रॉब्लम ज़्यादा है जब कचरा पैदा होता है। जब पुअर क्वालिटी सामान मार्केट में आता है उसकी लाइफ कम होती है, हम उसको फेंक देते हैं, और जब फेंक देते हैं तो वो पूरा सोर्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का हो जाता है। तो जितनी सेविंग हमने उसकी प्राइस में ली थी उससे ज़्यादा खर्चा हम देश जो है उस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए करता है। तो इसलिए जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं और जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो, जिसका वेस्ट कम से कम बने, ताकि इन्वायरमेंट हमारा सेफ रहे। Are we using robots for measurement in India? रोबोटिक मेजरमेंट के बारे में पूछना। रोबोटिक मेजरमेंट यूज हो रहे हैं, काफ़ी जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पे रोबोटिक आर्म्स वगैरह यूज हो रही हैं, और इसमें कुछ लोग अभी डेवलपमेंट में जा रहे हैं जहाँ रोबोटिक आर्म से मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रक्रिया देख के चलते हैं अभी जो कंट्रीज हैं। तो हमारे कंट्रीज में क्योंकि मैन पावर काफ़ी अवेलेबल है तो यहाँ पे अभी रोबोटिक का चलन थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय में जैसे इंडस्ट्री 4, इंडस्ट्री 5 की बात हो रही है, धीरे धीरे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ेगा मात्रा में बहुत। इससे एक और फायदा होगा कि रोबोट होने से क्या होगा कि अगर आप, एक तरीका होता है कि पार्ट्स बन गए उसके बाद आप उनको मेजर करें और उसके बाद जो लॉस रिजेक्टेड है वो रिजेक्शन में जाए। एक होता है कि पार्ट्स बनते में ही अगर हम इन सिटू मेजरमेंट करके ये देख लें कि ये पार्ट अब थोड़ा गलत बन रहा है और वहीं पे करेक्शन लग जाए तो लॉसेस कम होंगे कंपनी से। तो इसकी तरफ अभी विदेशों में काफ़ी हो गया है इन सिटू मेट्रोलॉजी का। हमारे यहाँ अभी इतना नहीं है, कुछ ही कंपनीज ने थोड़ा सा R&D लेवल पे शुरू किया है, कुछ कंपनीज उसकी तरफ बढ़ गई हैं, तो लेकिन इसका बढ़ता हुआ प्रयोग हम आने वाले समय में देखेंगे। How can you differentiate between normal monsoon and artificial rainfall?
इसी तो क्वेश्चन क्या है कि आर्टिफिशियल रेन और नॉर्मल रेन में क्या फ़र्क है? इसी जो नॉर्मल रेन है, नेचुरल रेन है, वो तो सबको ही पता है। आर्टिफिशियल रेन में जैसे आपको पता है कि जो क्लाउड है वो वाटर वेपर है, और वाटर वेपर पानी में कब बदलता है? जब उसकी एक क्रिटिकल डेंसिटी होगी। तो जब ड्यू पॉइंट पे आएगा तभी वो पानी में बनेगा। तो नॉर्मल रेन में क्लाउड डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका हेटेरोजेनियस न्यूक्लिएशन होता है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मॉइस्चर की डेंसिटी ये जो क्लाउड में कम रहेगी, तो उसके लिए कुछ न्यूक्लिएशन डाले जाते हैं जो उसको न्यूक्लिएट करके पानी में कन्वर्ट करते हैं। पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वो रहा नहीं है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि मिनिमम कितनी मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर है। लेकिन जहाँ भी ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि कितना उसमें जो न्यूक्लिएशन सेंटर है, मोस्टली सिल्वर आयोडाइड और समथिंग लाइक सिल्वर नाइट्रेट, वो उसमें इंजेक्ट किया जाए। बट दैट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, एंड दैट इज डन only in a very very extreme situation. How we using indigenous knowledge in meteorology? Hmm? How we using indigenous इंडिजिनस knowledge in meteorology? इंडिजीनियस में हमने कोशिश करी है कि जो मेट्रोलॉजी के लिए जो इक्विपमेंट है वो इंडिया में बने। तो कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मेट्रोलॉजी के जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छे से बनाए। तो अम्बाला दिल्ली के पास में पड़ता है, और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन इक्विपमेंट को बनाती हैं। तो हम को कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्वालिटी और अच्छी हो, ताकि इंडिया की मेट्रोलॉजी प्रोग्राम को वो सपोर्ट करें। Is GPS technology with calibration? देखो, जीपीएस टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। जीपीएस इज बेस्ड ऑन दी अमेरिकन टेक्नोलॉजी। और आप कई बार देखते होंगे जब जीपीएस टेक्नोलॉजी देखते होंगे तो जो बहुत लोअर डिस्टेंस होती है, स्मॉलर डिस्टेंसेस, तो वहाँ पे काफ़ी उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो इंडिया ने अभी एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है अपनी, उसको हम कहते हैं नाविक। उस नाविक में हमने जो टाइम वो नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी से गया हुआ है, 2.8 नैनो सेकेंड का एक्यूरेसी का दिया हुआ है। और उनका अपना जो सॉफ्टवेयर है यूट्रैक है, कई लोग उसको यूज़ कर रहे हैं अभी, और जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा इसरो से पूछ के उसको यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो रिजोल्यूशन है वो बहुत अच्छी है कंपेयर टू द जीपीएस। डिजिटल मेट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। आज के दिन में हमारे पास में जो 7 SI यूनिट हैं, ये हमारी फिजिकल मेट्रोलॉजी रिलेटेड है, जो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से निकाली। नाउ जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। हमारे मैटलैब है, या फिर SAP है, या फिर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं। नाउ जब हम अपनी डिवाइस को डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इसलिए जो डेवलप्ड नेशन है लाइक जर्मनी, जहाँ पे कि इंडस्ट्री 4.0 काफ़ी मैच्योर स्टेज में है, वहाँ पे उन लोगों ने इस पर प्रॉब्लम देखनी शुरू कर दी। तो अब वो क्या चाह रहे हैं, जो डिजिटल SI यूनिट की बात आप कर रहे हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो बनेगा उसकी मेट्रोलॉजी उन एलिमेंट से होगी जो DIP फिक्स करेगा। तो आप जो मर्जी प्लेटफॉर्म बना लो, लेकिन उसके जो बेसिक एलिमेंट हैं वो डिजिटल SI यूनिट होंगे। और ये डिजिटल SI यूनिट अभी काम शुरू हुआ है, तो होपफुली 2 साल के अंदर इसमें कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हमको इंडस्ट्री 4.0 आगे चलाना है। Can you suggest any innovative methods which can be used by me as a teacher of secondary level to develop an aptitude of meteorology? हाँ, तो एप्टीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, जैसा हमने पहले ही बताया कि एप्टीट्यूड ऑफ मेजरमेंट डेवलप करने के लिए मेथड, जो टीचिंग मेथड्स हैं उन्हीं में हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज़ करते हैं, या हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं,
तो अगर हम जैसे उसको खेल खेल में सिखाएं कि अगर हम पानी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग जगह से पानी लेके बच्चे उसको मेजरमेंट करने की कोशिश करें, या अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो हम वॉश्ड हैंड और अनवॉश्ड हैंड का अगर स्वैप लेते हैं और बच्चों को कहते हैं कि खुद देखो इसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के, और वो उसको खुद से देख पाते हैं और फिर उसमें उसको मेजर कर पाते हैं कि कितना चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं, हमारे जो सैंपल्स हैं, तो वो खुद से जब मेजर करेंगे तो उसमें उनका आएगा। तो ये टीचिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। इसमें बच्चों का एप्टीट्यूड देखते हुए कि किस बच्चे को किस तरह से इंटरेस्ट आता है, हमें अपने मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो जब हम टीचर्स के लिए वर्कशॉप करते हैं तो उसमें हम इन चीज़ों को बताते हैं। तो आप थोड़ा हमें hrd@nplindia.org पे अगर लिखेंगे तो हम टीचर्स वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो डेमोज दिखाते हैं हम बच्चों को, उससे उनमें वो एप्टीट्यूड डेवलप होता है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो टीचर्स हैं उस तरह के डेमोज को डिज़ाइन कर पाएँ, और वो डिज़ाइन करके अगर उनको मेजरमेंट सिखा पाते हैं तो जो छोटे छोटे फिनोमिनाज लाइफ के हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे उन वर्कशॉप में आपको ये सब ज़्यादा सीखने को मिलेगा नए मेथड से। What relationship between consumer affairs and metrology? हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो एनपीएल का जो मेन मैंडेट है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं उसके जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं थ्रू एसआईनिट एनपीएल में फिजिकली उनको इस्टेब्लिश करें, और जो लीगल मेट्रोलॉजी का जो काम है वो इस मेजरमेंट को हर सिटीजन तक पहुंचाए, उसकी मैकेनिज्म बनाने का काम ये लीगल मेट्रोलॉजी का है। और लीगल मेट्रोलॉजी के पास में इन्फोर्समेंट की भी पावर है कि कोई भी अगर मेजरमेंट सही से नहीं करता है तो दे हैव गॉट ऑल द पावर्स टू पुट देम ऑन दी प्रिजन, जेल एक करा सकते हैं उनको, ये उनकी पावर इतनी ज़्यादा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आते जा रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन सिस्टम, we enjoyed this, there was a very very nice and good quality questions which I felt that people are keen in understanding the measurements, they are keen in meteorology, but some question of rain predicting indicated that they are getting confused with meteorology. There is one additional E in meteorology. So meteorology is science of measurement, meteorology is the weather forecast, and weather forecast also requires good meteorology because in those modeling the time is a very critical point. So the accuracy of the meteorological programs, weather forecasting programs, can be improved if we have got a more accurate time in between that. So I think with this we will close down this session, and thank you very much for listening. Thank you very much. Thank you.